इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दोनों जहानों का मालिक है। हमारा आज का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप ज़िंदगी में अच्छे रिलेशंस एंजॉय करना चाहते हैं, आप अगर अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ चाहते हैं, तो आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान की एक नीड है कि वो लीडिंग पोजीशन चाहता है, वो लीडर बनना चाहता है। और शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इंसान को लगता है कि वक्त के साथ साथ उसको कोई लीडिंग पोजीशन मिल जाएगी, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में या अपने अदारे में। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वक्त का धक्का लगता रहे तो इंसान एक ऑफिसर कार्डर या लीडिंग पोजीशन पर आ ही जाता है, जिसको हम गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। और जब आप किसी लीडिंग पोजीशन पर आ जाते हैं तो फिर आपके पास दो ही चॉइसेस होती हैं कि या तो जैसे काम चल रहा है आप उसको वैसे ही चला दें, या आप कुछ ऐसा काम करें जिससे इंसान को कोई चेंज, कोई इनोवेशन नज़र आए, जिसको हम आम अल्फाज में एक इफेक्टिव लीडर बोलते हैं, या वो लीडर्स जो कुछ डिलीवर करके जाते हैं। तो अगर तो आप एक ऐसा लीडर बनना चाहते हैं कि लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि इस बंदे ने कुछ ऐसा किया है जिसकी हमें ज़रूरत थी और लोग आपसे सेटिस्फाई हों, तो उसके लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप रिसर्चेस 3 तरह की डोमेन्स में डिवाइडेड हैं। जो अर्ली रिसर्चेस थी लीडरशिप पर, उनका फोकस ट्रेड थ्योरी पर था और ख़्याल ये किया जाता था कि एक लीडर वो हो सकता है या एक अच्छा लीडर वो है जिसमें कोई ख़ास स्पेसिफिक ट्रेड्स पाई जाती हैं। और जब इन ट्रेड्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया गया तो तकरीबन 80 के करीब ट्रेड्स आइडेंटिफाई हो गई। और कुछ जगह पर तो ये भी लिखा गया है कि जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स इंग्लिश ग्रामर में गिवन है वो सारे के सारे एसोसिएट कर दिए गए कि एक लीडर में होते हैं। यानी एक लीडर कॉन्फिडेंट होता है, वो विजनरी होता है, उसकी सेंस ऑफ एंटिसिपेशन बड़ी हाई होती है, वो बोल्ड होता है, वो डिसिप्लिन्ड होता है। तो ये सारी बातें लीडर्स के साथ एसोसिएट कर दी गई कि अगर किसी भी इंसान में, किसी टीनेजर में अगर ये चीज़ें हैं तो हाँ, हम उसके बारे में कह सकते हैं कि वो एक अच्छा लीडर हो सकेगा। लेकिन जिस चीज़ का एहसास बाद में रिसर्चर्स को हुआ कि हमारे पास कुछ कॉमनैलिटीज़ नहीं हैं, यानी एक इंसान में अगर हम ये ढूंढना शुरू करें कि उसमें ये 20 ट्रेड्स होनी चाहिए तो ये इम्पॉसिबल है। और ये बात भी सामने आई कि तकरीबन 5 लीडर्स में कोई 4 ट्रेड्स भी कॉमन नहीं थी। लेकिन इन सारी बातों का एक जो कंक्लूजन रिसर्च से सामने आया वो इमोशनल इंटेलिजेंस था कि अगर तो किसी इंसान में इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है तो वो एक अच्छा लीडर हो सकता है, या एक अच्छे लीडर के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर तो कोई इंसान ये समझता है कि वो इमोशनली स्टेबल, कंट्रोल्ड या इंटेलिजेंट नहीं है, तो डोंट वरी, इट्स अ स्किल एंड ऑब्वियसली यू कैन लर्न दिस स्किल। और वक्त के साथ साथ ये बात भी साबित हुई कि बहुत से लीडर्स ऐसे भी गुजरे जिनका आईक्यू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ईक्यू उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। आईक्यू स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस क्वोशेंट एंड ईक्यू स्टैंड्स फॉर इमोशनल क्वोशेंट। यानी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी भी लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ कॉन्सेप्ट मेयर एंड सेलोवी ने 1990s में इंट्रोड्यूस करवाया और 1990 में उसने अपने बुक के थ्रू इस बात को प्रूव किया कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। और अ मैन इज़ सेड टू बी एन इमोशनल क्रिएचर रादर अ साइकोलॉजिकल क्रिएचर। यानी आप अपनी अगर ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमारे ज़्यादातर डिसीजंस इमोशनली ड्रिवन होते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा सोच के डिसाइड नहीं करते या डिसीजन नहीं लेते, दो के ये एक लैप्स है। ऐसा होना नहीं चाहिए, आवर डिसीजन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इमोशनल कंटेमिनेशन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्पेशली अगर हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की बात करें, वो डिसीजन जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, तो उस पर तो इमोशनल बाइसेस तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो बहरहाल 1995 में डैनियल गोलमैन ने अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें जब इमोशनल इंटेलिजेंस का जिक्र किया तो तब इस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। शायद डैनियल गोलमैन का तर्ज़ बयां इतना अच्छा था कि लोग अमूमन इमोशनल इंटेलिजेंस को डैनियल गोलमैन के नाम के साथ ही एसोसिएट करते हैं, लेकिन ये टर्म मेयर एंड सेलोवी ने पहले इंट्रोड्यूस करवा दी थी। और
इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपली आसान अल्फाज में मतलब ये है कि इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज योर इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर, अगर आप में ये खासियत है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आप दूसरे बंदे के भी इमोशंस डिफ्यूज़ कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, तो इसका मतलब है कि यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट। मैं बात आगे करने से पहले ये बताता चलूँ कि जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशंस की बात करते हैं तो लोगों के माइंड में एक या दो इमोशंस फ्लैश हो रहे होते हैं। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर लें या हम अपने हैप्पीनेस को कैसे कंट्रोल कर लें, कि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो तो हमें डिसीजन नहीं लेने चाहिए, उस वक्त एक पॉज लेना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक लॉन्ग रेंज ऑफ इमोशंस है। जैसे अगर पॉजिटिव इमोशंस की बात करें तो आपका हैप्पीनेस, योर लव इज़ योर पॉजिटिव इमोशंस। और अगर हम नेगेटिव इमोशंस की बात करें तो आपकी एक्साइटमेंट, आपका फियर, आपका सैडनेस, आपका वंडर, डिज़ायर, ये सारे आपके इमोशंस में ही आ जाते हैं। तो बहरहाल इन सारे इमोशंस को कंट्रोल करने का नाम ही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इस बारे में हज़रत अली का भी कौल है कि गुस्से में कभी कुछ डिसाइड ना करो और जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो किसी से कोई वादा ना करो। और बात इस वक्त भी इमोशनली इंटेलिजेंट होने या इमोशनल इंटेलिजेंस की ही है। अब अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की बात की जाए कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज योर इमोशंस एज वेल एज द इमोशंस ऑफ अदर्स। ये मैंने इख्तिसार से ये डेफिनेशन बताई है और बेसिकली दिस वन इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डैनियल गोलमैन। और डैनियल गोलमैन ने, जो कि आपको इसके स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, उसने ब्रॉडली इसके दो फेसेट्स बताए थे। नंबर वन इज़ योर पर्सनल कॉम्पिटेंस एंड सेकंड वन इज़ योर सोशल कॉम्पिटेंस। पर्सनल कॉम्पिटेंस फिर दो चीज़ों में डिवाइडेड है एंड दैट इज़ योर सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट। और सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब है योर सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको एक बोर्ड नज़र आता है 70% ऑफ और आप इमोशनली ड्रिवन हो के कुछ परचेजेस करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ है कि आप एक्साइटमेंट में वो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं या आपका मूड ठीक नहीं है। जब इंसान का मूड ठीक नहीं होता तो इंसान को हर चीज़ बुरी लग रही होती है और आपको उस वक्त इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा इस वक्त मूड ठीक नहीं है और मैं इस वक्त डिसीजन जो कि खासे क्रिटिकल है उनकी तरफ ना जाऊँ। तो सेल्फ अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, सेल्फ मैनेजमेंट। क्या आप अपनी हैप्पीनेस को, अपने गुस्से को, अपनी एक्साइटमेंट को, इनको कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप कंट्रोल कर लेते तो इसका मतलब है कि यू आर ऑन अ सेफर साइड, आप 50% तो इमोशनली इंटेलिजेंट है। दूसरी साइड जिसको हम सोशल कॉम्पिटेंस बोलते हैं, और सोशल कॉम्पिटेंस में फिर दो उसके एट्रीब्यूट्स हैं फर्दर। नंबर वन इज़ सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सोशल अवेयरनेस का मतलब है कि क्या मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे सामने बैठा हुआ इंसान कौन से इमोशंस इंजॉय कर रहा है। क्या मुझे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो खुश है, गुस्से में है, एक्साइटेड है। तो ये बातें मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस बात को कहना बहुत आसान है कि मैं 1 मिनट में एक आदमी को जज कर लेता हूँ, लेकिन यकीनन यू कैन मेक अ गेस अप टू सर्टन एक्सटेंट। लेकिन एक इंसान को 100% जज करना मुश्किल है, लेकिन आप में ये एबिलिटी आ सकती है। अमूमन लोग इस चीज़ को एग्जेजरेट करते हैं कि हम 1 मिनट में सिचुएशन समझ आते हैं, लोगों को समझ आते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ मेयर्स हैं और वो ऑप्ट की जा सकती है। और दूसरी बात है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो एक इंसान, अगर तो कोई आपका दोस्त, कोई आपके अजीज़ व अकारिब में से कोई अगर सैड है तो आप उसके इमोशंस को, बैड इमोशंस को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो इमोशनल मैनेजमेंट या किसी के इमोशंस को कंट्रोल करना इमोशनल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। अब यकीनन आप ये बात सोच रहे होंगे कि ये 4 एट्रीब्यूट्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इंसान किसी के इमोशंस को अंडरस्टैंड करे और उसको मैनेज करे। तो बहरहाल इसके ऊपर मेरी एक और वीडियो है, आप उसको देखिएगा। इसका तो मैंडेट हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना है। मैं इस वीडियो के एंड पर कुछ आपको टिप्स दूंगा जिससे आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं। लेकिन यकीनन इमोशनल इंटेलिजेंट होना, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ स्किल, और स्किल सेट वही होता है जो सीखा जा सके। तो आप अगर इसमें वीक है तो आप इसको सीख सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं या नहीं, तो सिर्फ ये देख लें कि जब आपके इमोशंस आप पर हावी होते हैं
तो क्या उस वक़्त आप सेंस मेकिंग कर सकते हैं कि नहीं? क्या आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उस खुशी के लम्हात में आप डिसाइड कर लेते हैं या अपनी रीज़निंग एंड एनालिटिकल स्किल्स को आप एक्सरसाइज करते हैं? और अगर इमोशनली हाई होना ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हर इंसान होता है। आप अपने जज्बात की मौजूदगी में अगर अपना एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिटिकल स्किल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। लेकिन फिर ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास एक लॉन्ग रेंज ऑफ इमोशंस है। जैसा मैंने बताया कि योर एक्साइटमेंट, योर एंगर, योर हैप्पीनेस, योर सैडनेस, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमोशंस। किसी एक चीज़ को पॉप अप ना कीजिएगा, बल्कि इन सब चीज़ों को कंसिडर करें। हमारी अभी तक की डिस्कशन सोशल साइंसेज के पर्सपेक्टिव में थी, लेकिन अगर मेडिकल साइंसेज के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे ब्रेन के 3 रीजन्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। और जो लोवेस्ट पार्ट है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, उसको हम रेप्टिलियन ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, इसको हम इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं। और जो थर्ड पार्ट है, इसको हम रैशनल ब्रेन बोलते हैं, और टेक्निकली स्पीकिंग इट्स अ फ्रंटल लोब या फ्रंटल कॉर्टेक्स इसका नाम दिया जाता है। रेप्टिलियन ब्रेन की खसूसियत ये है कि ये एक तो हमारी फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा बॉडी टेम्परेचर, ये कितना होना चाहिए, इसको एक रेंज में रखता है। आपने देखा हो, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा बढ़ता है तो फिर ये ऑटोमेटिकली स्वेटिंग की तरफ आ जाता है, सिग्नल देता है कि अब इस वक्त स्वेटिंग होनी चाहिए। और इसी तरह से हमारी फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल है, ये रेप्टिलियन ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये हमारे रेप्टिलियन ब्रेन के थ्रू ही इंसर्ट होती है। साइट, स्मेल, साउंड, टेस्ट एंड टच, ये 5 एलिमेंट्स हमें हेल्प करते हैं टू मेक अ सेंस ऑफ द सराउंडिंग। हमें एहसास होता है कि हम कहाँ पर हैं इस वक्त। जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मैं जो स्मेल कर सकता हूँ, मैं जो देख सकता हूँ, ये सारी मेरी सेंसरी एलिमेंट्स और मेरे रेप्टिलियन ब्रेन के थ्रू ही इंसर्ट हो रही हैं। लेकिन इसके अगला जो रीजन है वो इमोशनल ब्रेन का है। जैसी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में इंसर्ट होती है तो उसके बाद इमोशनल ब्रेन का रोल आ जाता है। और यही वजह है कि हमें कभी कभी एहसास होता है कि कोई इंसान पीछे हम देखते हैं तो पहले हम डर जाते हैं, और बाद में हमें इस बात का एहसास होता है कि ये तो हमारा दोस्त है। यानी इन्फॉर्मेशन आई, हमने उसको प्रोसेस किया और इमोशंस फ़ौरन एक्टिवेट हो गया, और उसके बाद हमारा रैशनल ब्रेन की तरफ बात आई, जिसने हमें ये एहसास दिलाया कि नहीं, यहाँ पर तो ये बात कुछ और है। इसी तरह से जब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई बात ऐसी कही गई जो आपके लिए खासी नामुनासिब थी, तो बात के कहने से, सुनने से एकदम आपके इमोशंस जनरेट हो जाते हैं और आप गुस्से में आ जाते हैं। और गुस्से में आने के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो आपका रैशनल ब्रेन है, और वहाँ तक बात पहुँचती नहीं है जब तक आपके इमोशनल ब्रेन और रैशनल ब्रेन में क्लोज कोऑर्डिनेशन ना हो। अगर अच्छा, यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि इमोशनल ब्रेन और रैशनल ब्रेन, इनके दरमियान केमिकल सिग्नलिंग हो रही होती है। देखा ये गया है कि जो लोग 40 या 50 को क्रॉस कर जाते हैं वो इमोशनली स्टेबल होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके वो पाथ्स, वो जो न्यूरोपाथ्स हैं, वो वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, और इसलिए इमोशनल और रैशनल ब्रेन की कोऑर्डिनेशन, उनका लिंकेज, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस बात को समझने के लिए फिनियस गेज की केस स्टडी बहुत पढ़ाई जाती है। अगर आपने कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना हो तो आप फिनियस गेज का केस ज़रूर पढ़िएगा। फिनियस वर्मांट में रेलवे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ फोरमैन की ड्यूटी अंजाम दे रहा था। और फिनियस के बारे में जो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं कि नंबर 1 कि वो इंतहाई कैपेबल था, यानी ही वॉज क्वाइट स्किलफुल, उसको अपने काम पे बड़ी महारत थी। और दूसरी बात कि ही वॉज क्वाइट कूल एंड काम, इमोशनली बड़ा स्टेबल था। और तीसरी बात कि वो बाहिम्मत था। अगर इंसान ने कभी रेलवे ट्रैक्स पे काम करना हो तो यकीनन उसको फार एरियाज़ में काम करना पड़ता है, और फार एरियाज़ में काम करने के लिए आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो खासा डेयरिंग था। फिनिक्स का काम खासा टेक्निकल नेचर का था, और रेल रोड कंस्ट्रक्ट करते हुए जितने भी रॉक्स या रॉक की ट्रेन्स आती थी उनको उसने ब्लास्ट के थ्रू डिस्ट्रॉय करना होता था, और फिर उन रॉक्स को उठा के एक कैरियर के थ्रू वो ट्रांसफ़र करता था। अब इस एक्सप्लोजन के लिए काफ़ी महारत की ज़रूरत होती है, और इस काम को सरअंजाम देने के लिए
फिनियस के पास एक रॉड होता था जिसको हम टैंपिंग आयरन या टैंपिंग रॉड बोलते हैं, और टैंपिंग रॉड की लंबाई 3.7 फीट थी और इसकी एक साइड क्रोबार की तरह थी, जैसे हैमर की एक साइड टिल्टेड होती है। आपको इसका स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात ये है कि इस टैंपिंग आयरन की स्पेसिफिकेशन फिनियस ने ख़ुद ही डिज़ाइन की थी, ये उसकी अपनी ही एक क्रिएशन थी। ख़ासा हार्ड ये आयरन बार था और इसकी मदद से ये पहले डिगिंग करता था। ख़ासा इसको ड्रिल डाउन करने के बाद उस होल में एक्सप्लोजन या एक्सप्लोजिव पाउडर डाला जाता था, उसके बाद उसमें फ्यूज़ और उसके बाद उसके ऊपर सैंड डाल दी जाती थी ताकि इस चीज़ का एहसास रहे कि इसके अंदर एक्सप्लोजिव अब मौजूद है, और फिर ब्लास्ट के थ्रू उस रॉक्स को तोड़ा जाता था और वो रॉक्स फिर ट्रांसफ़र कर सैंड डाल देता था। लेकिन कहते हैं कि 13 सितंबर 1848 को उसने तकरीबन जब उसमें ड्रिलिंग कर ली और गन पाउडर या एक्सप्लोजिव पाउडर डाल दिया या एक्सप्लोजिव, जब सैंड डालने की बारी आई तो उसका असिस्टेंट किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो सैंड डालना भूल गया। और उसके बाद जब फिनियस की उस पर नज़र पड़ी तो उसने देखा कि अभी एक ड्रिलिंग का प्रोसेस चल रहा है, और उसने ड्रिलिंग करने के लिए जब अपने टैंपिंग आयरन की मदद से उसको हिट किया तो अब आप ये समझ सकते हैं कि किस स्पीड से वो टैंपिंग आयरन मूव हुआ होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जब उसने हिट किया तो अनलकीली वो टैंपिंग आयरन फिनियस के लोअर जा लेफ़्ट साइड से पेनिट्रेट होता हुआ उसके स्कल से जो फ्रंटल एरिया वहाँ से बाहर आ गया और फिनियस तकरीबन 300 फीट दूर जा गिरा। लेकिन अल्लाह की करनी कि फिनियस इस हादसे में बच गया और उसको हॉस्पिटल लेके आया गया, जहाँ पर डॉक्टर हार्लो ने उसका ऑपरेशन किया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि फिनियस सर्वाइव कर गया और फिनियस तकरीबन 6 माह का अर्सा लगा उसको मुकम्मल सेहतयाब होने पर। और फिर उसके बाद जब फिनियस से पूछा गया कि अब आप क्या काम करना चाहते, तो उसने कहा कि मुझे तो काम ही सिर्फ ये रेल रोड और फोरमैन का आता है और मैं यही काम दोबारा करूँगा। उन लोगों ने इसको वेलकम भी किया, क्योंकि ऐसा हादसा होने के बाद शायद बहुत से लोग हैं वो वैसा काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन फिनियस उसी काम पर दोबारा आया और उसकी 3 क्वालिटीज़ जो उसमें पहले मौजूद थी, यहाँ पर फिनियस की पर्सनैलिटी में एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। फिनियस काम में एंथुसियास्टिक तो था, लेकिन अब वो इंतहाई अनरिलायबल हो गया, अनप्रिडिक्टेबल हो गया और इंतहाई अनसोशल हो गया। फिनियस की मौत 1861 में हुई और उसकी मौत के 5 साल के बाद उसके ब्रेन की ऑटोप्सी की गई, और तब इस चीज़ का अंदाज़ा किया गया कि जिस तरह से टैंपिंग आयरन उसके जा से इंसर्ट होके तो उसके फ्रंटल लोब से बाहर आया, तो बेसिकली उसने बुरी तरह से उसके फ्रंटल लोब या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को अफेक्ट कर दिया था। ये वो हिस्सा था जिसको हम रैशनल ब्रेन कहते हैं। अब हो क्या रहा था कि जब भी उसको कोई मज़ाक की बात सुनने को मिलती या उसको कोई बात इरिटेट करती तो उसको गुस्सा आता, लेकिन गुस्सा और एंगर जस्ट एक्सप्लोडेड इन हिज माइंड एंड ही डिडंट हैव एनी कंट्रोल ऑन हिज एंगर, ऑन हिज एनी ऑफ द इमोशंस। वो अपने किसी भी इमोशंस पर फिर कंट्रोल नहीं कर पाता था। यानी हमने जो पहले साइंटिफिकली ये बात देखी कि इंफॉर्मेशन हमारे रेप्टिलियन ब्रेन से इंसर्ट होकर इमोशनल ब्रेन तक पहुंची, इमोशंस आपके इग्नाइट हुए और उसके बाद रैशनल ब्रेन ने जिन्होंने इसकी सेंस मेकिंग करनी थी, और वो फिनियस के केस में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हुए थे और उसकी रीजनिंग स्किल बिल्कुल ख़त्म थी। अब हमारे लिए इस बात को समझना खासा आसान हो जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निकली है क्या। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ बेसिकली अ लिंक, अ कोऑर्डिनेशन, अ कनेक्शन बिटवीन योर रैशनल ब्रेन एंड योर इमोशनल ब्रेन। फिनियस के केस में इमोशनल ब्रेन उसका इंटैक्ट था, उसका रैशनल ब्रेन अफेक्ट हो गया था। इस वजह से जो कनेक्शन था वो शायद इतना वीक हो गया था कि उसको एहसास ही नहीं होता था कि इस इमोशन में अब मैंने क्या डिसीजन लेना है या क्या बेस्ट पॉसिबल स्टेप हो सकता है। तो ये लिंकेजेस, ये बॉन्डिंग खासी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहते हैं। बट डोंट वरी, मेरी इसके बाद एक वीडियो इसकी ट्रेनिंग इंटरवेंशंस पर भी है कि कैसे आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं तो आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता चलो। पहली बात कि जब भी आपने ज़िंदगी में बड़े डिसीजंस लेने हो, सो देयर इज़ द प्रोविजन ऑफ द पेशेंस। ये मैं सोशल साइंसेस के पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेना हो तो इसकी सबसे पहली रेमेडी है कि यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंट।
आपने पेशेंस अपने अंदर रखनी है। कोई भी बड़ा डिसीजन है, हो सकता है वो कोई परचेजिंग के बारे में हो सकता है कि आपके लाइफ के किसी रिलेशनशिप के बारे में हो, तो आपने एब्रप्टली वो डिसीजन नहीं लेना। और आपने, क्योंकि हो सकता है कि आप उस वक़्त किसी की एसोसिएशन की वजह से ले रहे हो या आप गुस्से में डिसीजन ले रहे हो और आपको इस बात को अंदाज़ा ही ना हो पा रहा हो। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हमने सबसे पहले इसमें सब्र का मुज़ाहरा करना है। दूसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा उसको हम रीफ्रेमिंग बोलते हैं, यानी कि आप अपना जो फ्रेम है उसको दोबारा से रिविज़िट कर लें। इसकी मैं मिसाल दूंगा कि अगर तो कोई इंसान, आप ड्राइव कर रहे हैं और वो कोई रेकलेसली आपको ओवरटेक करता है, तो हमारी क्या फ़ील होगी? हमें बड़ा गुस्सा आता है और इस गुस्से में अमूमन हम क्या करते हैं कि हम दोबारा से ओवर 100 स्पीड पर जाते हैं और उसको दोबारा से उसी तरह से ओवरटेक करते हैं जैसे उसने किया। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? यकीनन नुकसान हमारा ही है। ये रेकलेस ड्राइविंग जो हमने की, इससे उस बंदे को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को एक स्टेक पर लेके आया। लेकिन इसी सिचुएशन को आप इस तरह से देखें कि मुझे ये एहसास हो कि ये अगर एम्बुलेंस है या इसमें कोई ऐसा बंदा है जिसको इमरजेंसी है और उसको वो लेके जा रहा है, तो यकीनन फिर मेरी ये अप्रोच नहीं होगी। इसी को हम फ्रेम, कि मैंने इस बात का फ्रेम चेंज कर लिया। तो आप अपना थॉट प्रोसेस इसमें डिफरेंट रखें, यानी मुख्तलिफ सिचुएशंस में जिसमें हमारा एंगर हम पे डोमिनेट करता है, तो वहाँ पर अपने आप को, जिसको इंट्रा कम्युनिकेशन बोलते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर लें और थिंक पॉजिटिवली। तीसरी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा, वो टिप हमारे टीचर्स हमें दिया करते थे कि जब भी कोई अनप्लेजेंट या स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उसमें आप कोई भी द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ उनके बारे में सोचें या किसी भी लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में सोचें जिसको आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। अब इसमें साइंटिफिकली हम कर क्या रहे हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस सिचुएशन में मेस्ड अप हूँ और इसको कैसे मैंने सॉर्ट आउट करना है, तो मैं अपने इमोशनल ब्रेन जो कि वो अनप्लेजेंट सिचुएशन में स्टक है, तो मैं उसको कैलकुलेशन की तरफ लेके आ रहा हूँ, मैं अपने रैशनल ब्रेन को एक्टिव कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली जो इमोशनल ब्रेन है उसकी इंटेंसिटी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हाउ टू चेंज योर फोकस, यू कैन थिंक अबाउट द गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ और यू कैन सॉर्ट आउट और यू कैन सॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। तो वो हम अपने रैशनल ब्रेन को एक्टिव कर रहे होते हैं। तो बहरहाल दिस वाज ऑल अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने कोशिश ये की थी कि इसको कदरे आसान अल्फाज में बताऊं कि इसकी इटसेल्फ इमोशनल इंटेलिजेंस की ऑटोप्सी है क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं ट्रेनिंग इंटरवेंशंस पर भी इस तरह की वीडियोस बनाऊंगा जो इसकी ट्रेनिंग के बारे में होगी कि हम कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।